हाँ, तो अपना 12वां चैप्टर जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन था वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय। और आई थिंक वापस रिवाइज करा दूं मैं आपको, आप रोजाना रिवाइज तो कर रहे हो ना, डेली साथ के साथ पढ़ते रहना, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, टाइम टेबल को मत भूल जाना, हमेशा एक्टिव रहो, हिम्मत रखो, ठीक है। ये 60 दिन पूरी चीज जान लगा देनी है आपको, ठीक है। देखो फर्स्ट है प्राकृतिक संपदा। इसने कहा क्या कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर जो रिसोर्सेज है उनको मतलब कैसे बचाए जाए, क्या मतलब उनका कैसे उपाय किए जाए, क्या है बचाने के उपाय। तो पहली बात तो ये कि जो प्राकृतिक संपदा है वो हमारी पूंजी है, वो हमारी कैपिटल है, वो हमारी मनी है, वो हमारा पैसा है, सब कुछ वही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज और कैपिटल जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए, मतलब इट शुड बी यूज्ड फॉर बेनिफिशियल वर्क्स इन प्लान्ड मैनर, यानी कि जो हमारे लाभकारी काम है उसी में यूज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी कैपिटल है, ठीक है। और एक तो ये उपयोग हो गया कि अब बेफिजूल में यूज मत करो, वाकई जहाँ पर अपन को बेनिफिट हो, जहाँ पर ज़रूरत हो ना वहीं यूज करो, एक बात तो ये। दूसरा ये कि जो संसाधन या जो प्राकृतिक संपदा सीमित है, मतलब जो लिमिटेड है ना, उसकी अंधाधुंध यूज मत करो, उसको अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। मेरी बात समझ रही है आप? इसको इजी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो ना, तो जिसको लैंग्वेज में लिखने में दिक्कत हो तो ये भी लिख सकता है कि जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है या कम है उसकी अंधाधुंध कटाई या फिर उसकी अंधाधुंध समाप्त नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि फिनिशिंग indiscriminately those resources or natural resources which are limited is a build site, ठीक है। उसका यूज कम करो या फिर अंधाधुंध यूज मत करो। तीसरा कि जो सीमित परिभाग वाली संपदा है, मतलब जो वाकई इसेंशियल है, जो लिमिटेड है, कोयला पेट्रोलियम ये कम है, सबको पता है कि ये सीमित है, मतलब इसकी मात्रा बहुत कम है और कम होती जा रही है, तो फिर इनको सर्च करो ना, तो इनके विकल्प की खोज करना बेस्ट है। श्रेयस्कर का मतलब अच्छी बात है, श्रेयस्कर मतलब श्रेष्ठ है, अच्छी बात है, करना चाहिए, इनकी खोज करनी चाहिए। जैसे हमने अभी बाड़मेर बीकानेर के अंदर, बाड़मेर वगैरह में, राजस्थान के अंदर अपने सरकार ने वहाँ पर वो रिफाइनरी लगाई है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा सोचे में आ रहा है कि वहाँ पेट्रोलियम के भंडार मिल सकते हैं और कुछ मिले भी हैं। तो मतलब ये इस तरीके सर्च करते रहो, अगर सर्च करते रहोगे तो फिर हमें आगे फ्यूचर के लिए पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा, राइट। यानी कि इट इज़ इसेंशियल टू सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, क्योंकि लिमिटेड है तो इसके लिए इसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है सर्च करना, अच्छी बात है, श्रेष्ठ है, बेस्ट है, ठीक है। फिर है कि जो संसाधन है उनको संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए जो सरकारी विभाग है या फिर जो प्राइवेट, जिन्हें गैर सरकारी बोलते हैं, उन सब का सहयोग मिलना ज़रूरी है। अभी मैं फिर बता दूं, बाड़मेर में या बीकानेर में जो रिफाइनरी लगाई जा रही है वो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं लगा रही, वो बाहर की कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतना पैसा नहीं लगा सकती। मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था। तो प्राइवेट कंपनियां जैसे अंबानी है, अडानी है, ये ऐसे लोग हैं, टाटा बिरला, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और ये ऐसा काम कर सकते हैं। भाई जो भी अपना बंदा है, अपन को तो पेट्रोल डीजल चाहिएगा, अपन तो जिससे भी पेट्रोल डीजल लेंगे उनको पैसे देंगे। भाई जिससे भी हम पेट्रोल या डीजल लेंगे उनको हम तो पैसे देंगे, अपन सब पैसे देंगे। तो लेकिन कम से कम निकले सर्च तो करें, अच्छी बात है। गवर्नमेंट तो ये कह के पला झाड़ देती है कि पैसा नहीं है, तो इससे बेटर है कि गवर्नमेंट काम नहीं करे तो नॉन गवर्नमेंट वाली कंपनियां काम करें, लेकिन करे, देश के लिए बेनिफिट हो, ठीक है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज नेसेसरी टू गेट सपोर्ट एट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लेवल, ठीक है। ओके चलो, ये कुछ 2-3 बातें थी जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप लिख देना। एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है लेकिन पूछा जा सकता है, लैंग्वेज से लिखना नहीं आता। जैसे आपसे पूछूं मैं कि पेड़ पौधे क्यों हमारे लिए क्या लाभकारी है, तो आप बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में लिखोगे, पेड़ पौधे में छाएं देते हैं, ये सब नहीं लिखना। ये तो सिंपल पहली बात, कोई निबंध थोड़ी लिख रहे हो, ऐसे थोड़ी लिख रहे हो आप। इसकी लैंग्वेज साइंस की लैंग्वेज में लिखना है, इसलिए मैंने आंसर लिखा है, क्योंकि नहीं आती अच्छी लैंग्वेज लिखना। हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर अस, कैसे कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो फॉरेस्ट यानी वन, तो देखो वन इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है, समझ पा रहे हो। वन इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। फॉरेस्ट इज द बेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर वन नहीं तो हम नहीं, ये तय है बात। वन कोमा जल तथा वायु के कारणों से, देखो वन है ना, वन जल से और वायु के,
इन वन कोमा लगाना बीच में, वन वन फिर रुकना। देखो सेंटेंस समझना पहले, वन रुकना, जल तथा वायु के कारणों से होने वाले कटाव से उपयोगी मिट्टी की रक्षा करते हैं कौन? वन। जैसे तेज बहाव आया पानी का, मिट्टी कटाव करके ले गया बहुत दूर दूर तक, तो जहाँ पर बहाव आएगा उस मिट्टी में आप कुछ भी नहीं बो सकते, क्योंकि जो ऊपर की जो फर्टिलिटी थी उसकी, जो उपजाऊपन था, खत्म हो गया। लेकिन अगर पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधों से टकरा के वो वहीं पर उसके आसपास में भी जो है अपनी वो मिट्टी रह जाएगी। दूसरी बात, पेड़ पौधों के नीचे ज़मीन होती है खुरदरी और टाइट ज़मीन होती है, जल्दी से पर्दा नहीं होता। लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ ज़मीन या मिट्टी पोली हो जाएगी, पोली हो जाएगी तो कटाव जल्दी हो जाता है। मेरी बात समझ गया? फॉरेस्ट हो गया, हाँ, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम इरोजन ड्यू टू वाटर एंड रेन। बारिश से और पानी दोनों से ये हमारी रक्षा करती है, इरोजन होने से बचाती है। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से वाटर एंड एयर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वाटर में तो फिर पानी आ ही गया ना, वाटर एंड एयर। ठीक है, और फिर हैं वन पर्यावरण को स्वच्छ रखने तथा प्राकृतिक संतुलन को कायम रखने में भी सहायक है। बहुत जानते हो, सब जानते हो कि पर्यावरण स्वच्छ कब रहेगा? जब पेड़ पौधे होंगे। समझ पा रहे हो? दूसरी बात, प्राकृतिक संतुलन, बैलेंस जो रहता है अपने बीच में और इनके बीच में, नेचुरल बैलेंस, वो भी रहेगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कैसे रहेगा? ठीक है, ये बात पहले पढ़ चुके अपन। यानी फॉरेस्ट हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड मेंटेन्स द नेचुरल बैलेंस। नेक्स्ट और क्या यूज़ है हमारे लिए कि वनोपज के रूप में, वनोपज का मतलब वनों के उपजाऊ, मतलब उगाने की, वैसा मान लो उपज पैदा होती है, पैदावार, हाँ, वनों की पैदा के रूप में देखें अगर तो 35 लाख घन मीटर तो हमें टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी जो होती है ना वो टिम्बर होती है। जैसे कि महोग का है, ये अपना शीशम है, ये जितने भी महंगी महंगी लकड़ियाँ होती है ना वो टिम्बर है। एक तो ये हो गया, 35 लाख घन मीटर टिम्बर देता है हमें। 13 लाख घन मीटर जलाऊ लकड़ी देता है, जलाने के लिए लकड़ी होती है ना वो देता है। असंख्य प्रकार के उत्पाद जैसे कि बांस है, औषधियाँ है, गोंद है, रेजिन है, रबड़ है, सुगंधित तेल है, तेल बीज हैं, अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। अतः हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि अबाउट 35 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ टिम्बर, 30 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ फायरवुड, जलाने की लकड़ी जो होती है ना वो, और इनमरेबल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बेम्बो, मेडिसिन, गम, रेजिन, रबर और स्केटेड ऑयल सीड्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। सो हमें क्या करनी चाहिए? इनका कंजर्वेशन करना चाहिए, पेड़ पौधों की हमें रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। तो वी शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन लिखना नहीं आएगा 2 मार्क्स में, इसलिए मैंने इसके लिए जानबूझ के क्वेश्चन बनाया और 2 मार्क्स के आपके एक लेवल का पॉइंट बना के क्वेश्चन आपके बना दिया। ठीक है, हाँ, वनों के, फॉरेस्ट के अपने बेनिफिट तो पढ़ लिए, हमें क्या क्या उनकी देन है, क्या फ़ायदे हैं। अब है रीजंस ऑफ फॉर डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनोन्मूलन के क्या कारण है भाई, क्या वजह हैं कि वनों की कटाई हो रही है, वन कम हो रहे हैं, क्या कारण है। आप इजीली लिख सकते हो, खुद सोचो एक बार कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। कि जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोग क्या करेंगे, अपने रहने के लिए आसपास में पेड़ पौधे जो भी होंगे उनको काट के मकान बनाएंगे। पेड़ पौधों का मेन कारण वो है, ये ऐसा कारण है कि नहीं है। लेकिन इनको लैंग्वेज में कैसे लिखना है। और दूसरी बात एक बार और बता दूं, हमारे यहाँ राजस्थान में तो नहीं होती, लेकिन जूम खेती होती है, जूम कल्टीवेशन, जूम खेती होती है, जूमिंग बोलते हैं उसको। उस जूम खेती में क्या होता है, जूम खेती के अंदर कहाँ गई वो जूम, उसमें एक जगह से, हाँ, ये जूम खेती के अंदर क्या होता है कि एक ज़मीन होती है, उस ज़मीन को वहाँ पर जितने पेड़ पौधे होते हैं उनको काट के जला के खेती की जाती है। फिर वहाँ जैसे ही 1-2 साल उनकी फर्टिलिटी रहती है, उपजाऊपन रहता है, जब तक तो वो खेती करते हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन उससे पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा कटाई होती है और फिर ज़मीन का भी कटाव होता है। ये बहुत ईजी कारण है जो छोटी क्लासेज में आपने पढ़े होंगे। तो देखो, कारण पहला तो ये है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वनों को काटकर कृषि के लिए भूमि साफ की जाती है। ठीक है, विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉरेस्ट लैंड इन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ज़मीन को क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं। इस वजह से जितने पेड़ पौधे होंगे सब कट जाएंगे, ये बड़ा कारण है। दूसरा, विभिन्न निर्माण कार्य, जैसे बिल्डिंग बना ली, कोई फैक्ट्री बना ली, कारखाने बना लिए, फिर पशुपालन के लिए
भाई पशुपालन के लिए भी तो अपन बनाते हैं ना कि यहाँ पशुपालन के लिए वो जहाँ आसपास में छोटे मोटे पेड़ होते हैं वो काट लेते हैं। आदि के लिए विश्व भर में वन काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट आर कट अराउंड द वर्ल्ड फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क, फैक्ट्रीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, देखो ये बुक में क्या है कि एक चैप्टर पूरा थ्योरी में है, कहीं पर भी पॉइंट नहीं बना रखे, इसलिए मैं जैसे जैसे आपको पॉइंट बनवा रहा हूँ ना, इन पॉइंट्स को ऐसे कैसे बनाना, ठीक है। और लिखने में आलस मत करना, रफ कॉपियाँ भरो रोज, बहुत लिखो। आगे लाइफ में बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, RSCIS की, सिविल सर्विसेज की, वहाँ पर रिटर्न ही सब कुछ है। जितनी स्पीड आप में होगी अच्छी हैंडराइटिंग के साथ में, अच्छी का मतलब जिससे समझ में आ सके, हैंडराइटिंग का ज़्यादा इशू नहीं होता, बस ठीक ठाक हैंडराइटिंग होनी चाहिए और स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा लिख सकते हो सिलेक्शन उसी का होता है, ठीक है। फिर तीसरा, वन उन्मूलन का एक कारण ये भी कि झूम खेती को भी माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा और आसाम, यहाँ के जो आदिवासी है ना वो इस खेती को अपनाते हैं। वो आदिवासी जंगलों में रहते हैं और जंगल खाली कर दिए एक तरीके से, बहुत ज़्यादा वो पेड़ पौधों काट काट खेतियाँ कर करके चले जाते हैं। तो जूम फार्मिंग इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रीजन्स फॉर डिफॉरेस्टेशन, सबसे बड़ा कारण है। In our country, the tribal people of Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura and Assam adopt this method of farming. ये 2-3 कारण हैं। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है। फिर मैंने 1 मार्क्स का था, कितने डीपली क्वेश्चन बनाए मैंने आपके लिए। थ्योरी में से क्वेश्चन निकालें कि कितने बन सकते हैं, क्योंकि CBSE वगैरह में से क्वेश्चन पूछे गए और आपके वैसे क्वेश्चन डीपली पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि वन उन्मूलन की दुष्प्रभाव बताओ, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या। चलो वन उन्मूलन हो गया भाई, वनों की कटाई होगी, तो इससे नुकसान क्या है, उन नुकसानों के बारे में तो आपको सबको पता है, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना अलग चीज़ होती है, वो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कि वनों उन्मूलन के दुष्प्रभाव से जो प्राकृतिक संसाधन है ना वो खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनका क्षय हो रहा है, मृदा अपरदन हो रही है, मतलब ज़मीन कट रही है, वन्य जीवन का विनाश हो रहा है। जो वन्य जीवन का मतलब होता है जो जंगलों में रहते हैं ना, जीवन यापन करते हैं, अपने जितने भी पक्षी हैं, चाहे वो और जंगली जानवर, उन सब का खत्म होते जा रहे हैं। जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, देख लो कितनी टेम्परेचर बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है ज़मीन साफ हो रही है तो ज़मीन डेजर्ट बन रहा है, पूरा मरुस्थल बन रहा है, और प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। बहुत सारे कारण हैं। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन में क्या क्या है कि यार डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये कम हो रहे हैं, नेचुरल और सॉइल इरोजन, ज़मीन का कटाव हो रहा है, मिट्टी का, भाई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हवा से कट जाएंगे, पानी से कट जाएंगे, सॉइल इरोजन होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ खत्म होती जा रही है। चेंज इन क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन बड़ा हो रहा है, पेड़ पौधे कम होंगे तो अर्थ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देख लो आजकल टेम्परेचर 50+ जाता है, पहले के ज़माने में अपने दादाजी वगैरह कहते हैं कि इतना नहीं जाता था। पहले कौन सी AC होती थी, कौन सा कूलर होते थे, फिर भी कहते हैं कि इजीली रह सकते थे, बिकॉज टेम्परेचर नहीं था उतना। फिर डेजर्टिफिकेशन, ये मेन कारण है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पूरी ज़मीन डेजर्ट बन जाएगी, धोरे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। पेड़ पौधे देखो, जैसे मेरे साइड में पेड़ पौधे नहीं है तो मिट्टी बिल्कुल धोरे बने हैं, आज यहाँ धोरा बना है, सुबह उठ के देखो तो वहाँ धोरा बन जाएगा, यहाँ से ज़मीन उठ के वहाँ चली जाएगी मिट्टी। तो ये सब कारण है पेड़ पौधे नहीं होने से। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्सेट्रा आर रीजन्स या फिर नोटेबल, यानी कि ये सब प्रदूषण में वृद्धि इस वजह से सब अपन ये कह सकते हैं कि ये सारे कारण हैं। पोल्यूशन, हाँ भाई, इंक्रीज इन पोल्यूशन, सॉरी पॉपुलेशन नहीं पोल्यूशन, सॉरी, ये सब कारण है साइड इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन के। पोल्यूशन का कारण कैसे हुआ, प्रदूषण, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो गाड़ी से निकलने वाला धुआं, सारा प्रदूषण अपने ऊपर आएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब वन संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालिए, बहुत सिंपल है। एक्सप्लेन द मेजर्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ईजिली समझा देता हूँ, 8-10 पॉइंट है, 10 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो वन संरक्षण है कैसे इनको बचाया जाए, भाई क्या उपाय हैं कि वनों को बचा लिया जाए। तो द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडोप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वनों के संरक्षण में तो निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। और उसमें नंबर 1 है, तो पहला उपाय है कि वनों की पोषणीय सीमा तक ही कटाई की जानी चाहिए। मेरी बात समझना, इसका मतलब ये होता है कि जब वन काटते हैं ना तो बिल्कुल जड़ें खोद के मत काटो, ऊपर तक ही काटो। फॉरेस्ट शुड कट अप टू ऑप्टिमल लिमिट्स, ठीक है। और नेक्स्ट है, मतलब पॉइंट है उसी में, वन काटने व वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए। जितने पेड़ पौधे काटते उतने वापस भी तो लगाओ, ये है चीज़, ठीक है। देयर शुड बी एन इक्वल रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेस्ट कटिंग एंड प्लांटेशन।
वेरी इजी है, आराम से समझ सकते हो। सेकंड है कि वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए, इस हेतु निरीक्षण गृह तथा अग्नि रक्षा पथ बनाए जाने चाहिए। यानी कि आग लग जाती है पेड़ पौधों में, आपने देखा होगा, सुना होगा मतलब, तो उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। अब सुरक्षा कैसे करें, तो इसके लिए क्या करो, एक निरीक्षण गृह बना दो, मतलब जो देख रेख करने वाला हो, ठीक है, प्रोटेक्शन पाथ बना दो और एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना दो जो ध्यान रखे इनके लिए, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी होती है तो वो ध्यान रखेंगे, एक अग्निशामक वाले लगा दो, वो बंदे ध्यान कर लेंगे भाई कहाँ आग लगी, तुरंत बुझा सके, मतलब ऐसा कुछ लगा दो। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर, फॉर दिस द ऑब्जर्वेशन पोस्ट, एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट होनी चाहिए, एंड फायर प्रोटेक्शन पाथ होना चाहिए, शुड बी मेड, ठीक है। यानी अग्नि रक्षा पथ जो ये देख सके, नोटिस कर सके कि आग लगने के चांस है, तो उससे पहले ही उन पौधों को या पेड़ों को बचाया जा सके, ठीक है। बहुत इजी, आराम से लिख सकते हो। तीसरा, वनों को हानिकारक कीटों से दवा छिड़ककर तथा रोगग्रस्त वृक्ष को हटाकर रक्षा की जानी चाहिए। बहुत इजी है भाई, जैसे आपने देखा भी होगा कि वनों के क्या कभी कभी है ना, जो कीट वगैरह होते हैं ना, छोटे कीटाणु लग जाते हैं, इससे वो ग्रोथ नहीं कर पाता, तो क्या करो, दवा छिड़क दो, दवा छिड़क के उसके ऊपर, दवा छिड़कने से वो मर जाएंगे। या फिर जैसे कभी कभी होता है कि बड़ा सा जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो पेड़ भी ऊपर ऊपर सूखने लग जाता है, तो उसको जहाँ जहाँ उसके रोग लगा उसको काट के फेंक दो भाई। जैसे अपने अपने भी शरीर में कभी कभी ऑपरेशन हो जाते हैं ना, कोई चीज़ खराब होती है उसका ऑपरेशन होकर बाहर फेंक देते हैं, वैसे उसको भी काट के फेंक दो और नया नया उसके आगे से फिर टहनी कम से कम नीचे तो ना आए, ऊपर से खराब होगी तो फेंक दो, उसको काट के हटा दो। तो फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय स्प्रेइंग insecticides to kill harmful insects and by removing diseased trees, ठीक है। चौथा है, विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसका मतलब समझना ध्यान से, विविधता का मतलब होता है जिनमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की वैरायटी हो, अलग अलग गुण हो, अलग अलग प्रॉपर्टी हो, ठीक है। उनकी बजाय जो एक रूपता वाले हैं ना, जो सेम, जैसे कि ऐसा मान लो कि अगर नीम का पेड़ है तो नीम ही नीम के पौधे हैं तो नीम ही नीम पेड़ हो गए, या फिर बबूल हो गए, या फिर अशोक का हो गया, या फिर जो भी, मतलब एक ही जिस चीज़ में समान गुण हो उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उससे क्या होगा कि पेड़ पौधे ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ठीक है। यानी मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डाइवर्स फॉरेस्ट ओवर यूनिफॉर्म फॉरेस्ट, ठीक है। विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों से ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक रूपता वालों को प्राथमिकता कम क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि एक रूपता वाले तो वैसे ग्रोथ कर जाते हैं, जो अलग अलग वैरायटी होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपन को, ठीक है। पांचवा है, कृषि व आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, कृषि व आवास हेतु जो वन भूमि होती है भाई, आप पहली बात ये कि कृषि मत करो, वन भूमि मतलब जो फॉरेस्ट की ज़मीन होती है वहाँ पर एग्रीकल्चर बैन कर दो, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पर आवास बैन कर दो। आवास का मतलब वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, रहेंगे, क्योंकि रहने के बाद में क्या होगा, रहेंगे तो ज़मीन को काट, ज़मीन के पेड़ पौधे काटेंगे, तो आवास कोई नहीं रहेगा वहाँ पर, कृषि दोनों को रोक दो। अगर यहाँ पर रोक लग जाएगी, जूम खेती पर रोक लग जाएगी, तो जूम खेती पर रोक लगने से क्या होगा कि लोग अपने आप पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, जो जूम कल्टीवेशन होती है, तो ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल एंड हैबिटेट पर्पज एंड जूम मेथड ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी स्टॉप्ड, ठीक है। छठा है, वनों की कटाई को रोकने के लिए ईंधन व इमारती लकड़ी के जो नवीन वैकल्पिक स्रोत हैं उनको काम में लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, वनों की कटाई को रोको, इसके लिए ईंधन की जगह आप, ईंधन का मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि जलाने के लिए, ईंधन का मतलब है जलाने के लिए लकड़ी लाते हैं, तो इसके लिए आप कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढो। और जो इमारती लकड़ी होती है, महंगी लकड़ी होती है, लोग उससे घरों के दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, अलमीरा बनाते हैं, तो इन दोनों ऑप्शन के लिए अलग कोई ऑप्शन ढूंढो आप। नवीन वैकल्पिक स्रोतों को काम में लिया जाना चाहिए, मतलब जैसे कि एल्यूमिनियम ले लो, प्लास्टिक ले लो, लोहा ले लो, कैसे न कैसे करके वनों को कम यूज में लो। समझ में आ गई, मतलब दोनों चीज़ें, एक तो ज़्यादातर जलाने के लिए और एक इमारती लकड़ी का यूज, इन दोनों के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढो। एक ऑप्शन ये हो सकता है, उपाय हो सकता है, द प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर शुड बी वर्कड आउट। ईजी है। ऐसे नेक्स्ट सातवां, बांधों व बहुउद्देशीय जो योजनाएं हैं उनको बनाते समय वन संसाधन संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे अपन बांध या पुल बनाते हैं, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा बीच में पेड़ पौधे आते हैं, उनको सबको काट दिया जाता है, डैम वगैरह बनाते हैं जब, और मल्टीपर्पज़ की स्कीम होती है उनके लिए,
तो इन सबको कह रहे हैं कि वनों का ध्यान रखो भाई, जहाँ पर ज़्यादा वन भूमि है तो उधर से मत निकालो उनको, कोई कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ लो दूसरा, तो ताकि पेड़ तो कम मतलब कटे। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लानिंग फॉर डैम्स एंड अदर मल्टीपर्पज स्कीम्स, है कि नहीं। ये भी अच्छा ऑप्शन है कि उनके लिए कोई अलग ऑप्शन ढूंढ लेना चाहिए। आठवां है वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृत की जाए। बिल्कुल सही है भाई, लोगों को जगाओ कि देखो पौधे कितने चीज़ मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ऐसे रखना चाहिए, सब बातें बताओ लोगों को। क्योंकि आपने देखा हो गाँव में खूब सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कट के काट दो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब उनको इतना वो नहीं है, शहरों में भी नहीं है लोगों को। तो मतलब उनको ये चिपको आंदोलन जैसे, गाँव में तो और भी ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन शहरों वालों को भी जगाना चाहिए। चिपको आंदोलन जैसी कहानियाँ सुनाओ उनको, शांत घाटी क्षेत्र वाले आदि इनकी जागरूकता के लिए परिणाम है, ये सब बताओ उनको, ठीक है। पर शांत घाटी पे ऐसा ही बता, चिपको आंदोलन की तरह पेड़ पौधों के लिए जान दे दी लोगों ने। तो वन संरक्षण में सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। सामाजिक मतलब जैसे खूब सारे ऐसे ट्रस्ट वगैरह चलती है, वो लोगों को बताए, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बात करते हैं, ऐसी खूब सारी स्कीम चलानी चाहिए। यानी कि अवेकनिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लाइक चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली एरिया एक्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ दिस अवेयरनेस। सोशल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैव ए ग्रेट रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये बातें हैं। 9वां है सामाजिक वानिकी। अभी पढ़ेंगे पर नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री बहुत शानदार तरीके से बता दूंगा। तो अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब बेस्ट है। सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री वो होती है, इसमें क्या होता है कि एक योजना है, एक तरीके से स्कीम है ये, इसमें पेड़ पौधे लगाने का काम होता है कि जहाँ पर ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक यही है, सोशल फॉरेस्ट्री सामाजिक वानिकी है। इट इज़ क्रेडिबल टू गिव इंसेंटिव टू सोशल फार्मिंग, ठीक है। और सोशल फार्मिंग बोल दो, सोशल फॉरेस्ट्री बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट है 10वां, वन संरक्षण के नियमों व कानूनों की कड़ाई से अनुपालना होनी चाहिए, बिल्कुल सख्ताई से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मजाक में ले रहा है, उसके लिए फाइन लगाओ, खूब सारा ऐसा सिस्टम करो कि लोग डरे, जल्दी से पेड़ पौधे ना काटे। और वाकई हमारे ऐसा एक्ट बने हुए हैं कि इन पेड़ पौधों को, गीली लकड़ी को नहीं काट सकते, उसके लिए जेल का प्रावधान है और फाइन भी है। आपने सुना भी होंगे, खूब सारे ट्रैक्टर वगैरह किसान लेके जाते हैं तो उनको पुलिस पकड़ लेती, ठीक है। तो द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, ठीक है। वन संरक्षण नियमों और कानूनों की कड़ाई की अनुपालना होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही चाहिए। तो बहुत ईजी था, 10 टॉपिक इसलिए मैं नहीं लिखे, एक ही बात है, ठीक है। तो अब मैं अपने 10 टॉपिक समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाओ सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वानिकी, ओके। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक देखो, वो है सोशल फॉरेस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक वानिकी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सामाजिक वानिकी होती क्या है, नाम में ही पता चल रहा है, फॉरेस्ट्री वानिकी मतलब पेड़ पौधों को लगाना। तो देखो एक्चुअल में सामाजिक वानिकी के अंदर क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। देखो देश में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर, हेक्टेयर थोड़ा बीघा से ज़्यादा होता है, मैंने बता रखा था आपको, 1 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन ऐसी है जहाँ पर हर वर्ष वन रोपण की आवश्यकता है, मतलब पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है, ताकि जो पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाया जा सके। समझ में आ गई। और ये जो काम है ये सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री के द्वारा ही इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इन अवर कंट्री मोर देन 1 करोड़ हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड नीड्स टू बी रिप्लांटेड एवरी ईयर। हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन ऐसी जहाँ पर पेड़ पौधे लगाना जरूरी है, सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस कैन बी मेंटेन्ड, ठीक है। और दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री। और ये जो काम है 1 करोड़ जमीन पर पेड़ पौधे लगाने का, ये काम सोशल फॉरेस्ट्री के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। अब सुनो, इस सोशल फॉरेस्ट्री से, सामाजिक वानिकी से न केवल वन क्षेत्रों में वृद्धि होगी, भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधों में संख्या बढ़ेगी, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी, उसके साथ में बड़े पैमाने पर रोजगार भी तो मिलेगा। रोजगार कैसे मिलेगा, पहली बात तो इतने सारे पौधे लगाएंगे तो ये नरेगा जैसी स्कीम चलती है ना, मनरेगा जैसी स्कीम, इसमें क्या होगा कि लोगों को रोजगार दिया जाता है कि 100 दिन का रोजगार। तो अगर पेड़ पौधे और लगाने तो 100 दिन का और मिल जाएगा एक्स्ट्रा, लोगों को साल में 200 दिन का एक रोजगार मिल जाएगा, कि
कि आपको इतनी जगह में पेड़ पौधे लगाना है। दूसरी बात, जब पेड़ पौधे लग जाएंगे फिर उनकी रक्षा करने वाले गार्ड लग जाएंगे, गार्डों को सैलरी मिलेगी, मतलब रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो दिस विल नॉट ओनली इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया बट विल ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े संख्या में, बहुत, क्योंकि आप भी सोचो 1 करोड़ हेक्टेयर बहुत ज़मीन होती है, बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, इतने सारा फिर लोगों को पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में सामाजिक वानिकी के प्रमुख 3 घटक है भाई, इनके 3 कंपोनेंट है सोशल फॉरेस्ट्री के, ये ध्यान रखना, सोशल फॉरेस्ट्री के मेजर 3 कंपोनेंट है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये अलग से भी पूछा जा सकता है, ये तो सोशल फॉरेस्ट्री एक तरीके से उसके बारे में जब पूछे तब ये लिखना है, और अकेला ये पूछ ले कि सोशल फॉरेस्ट्री के 3 कंपोनेंट लिखो, 3 घटक लिखो ओनली फॉर, इतना सा आ जाए तो सिर्फ 3 पॉइंट लिखना है। तो दोनों अलग अलग तरीके से तैयारी करना है ना, अलग अलग भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है। तो कौन कौन सा है? एक तो कृषि वानिकी बिल्कुल सही है, एग्रो फॉरेस्ट्री। दूसरा, वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण करना। मतलब ये क्या क्या टारगेट लेके चलती है? एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी लेके चलती है, एक प्लांटेशन डन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें नौकरियां भी लगती है, वैकेंसी भी आती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, फॉरेस्ट गार्ड की, इनकी अलग से वैकेंसी आती है। ठीक है, इसमें 12th पास के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, 10th पास वाले भी दे सकते हैं, और ग्रेजुएट वाले भी दे सकते हैं, अलग अलग पोस्ट होती है। तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी इसमें लगती है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ द पब्लिक ऑफ पब्लिक प्लेसेस लाइक कैनाल्स, रोड साइड, हॉस्पिटल, इन सब जगह पौधे लगाना, ये सब इसी में आता है। ये सोशल, आपने देखे भी होंगे रोड के पास में पेड़ पौधे होते हैं तो उनको काटते नहीं, ऐसे पेंट सा कर देते हैं, कभी कभी देखा होगा। वो मतलब ये है कि वो अब गवर्नमेंट के अंडर में आ गए, उन पेड़ पौधों कोई कटिंग भी नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, ऐसे। फिर तीसरा, ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। हाँ, ये बिल्कुल से प्लांटेशन ऑन पब्लिक लैंड डन बाय विलेजर्स। गांव वाले खूब ऐसी जमीन, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे जो गांव में थोड़ा सा बिलोंग करते हैं, गांव से थोड़ा कनेक्टिविटी है, उनको पता चलेगा कि गांव के अंदर नाडियाँ होती हैं, नाडियाँ, तालाब, या अपने देखो ये भी है अपने मारवाड़ क्षेत्र में, इधर राजस्थान के पश्चिम राजस्थान क्षेत्र में, वेस्टर्न राजस्थान में, और यहाँ पर भी खूब जगह से मतलब हमारे देवताओं के लिए ज़मीन छोड़ दी जाती है। जैसे रामदेव जी के लिए ज़मीन छोड़ दी, तेजा जी के लिए छोड़ दी, देवनारायण जी के लिए छोड़ दी। वो ज़मीनें छोड़ने का मतलब है कि 5-10 बीघा ज़मीन छोड़ दी, ये उन भगवान की, देवताओं की। अब वहाँ पर कोई मतलब कि पेड़, ना तो कोई मकान बनाएगा, ना वहाँ पर जितने पेड़ पौधे उनकी कटिंग करेंगे, तो उन पेड़ पौधों को छोड़ देते हैं और जहाँ जहाँ जगह और पेड़ पौधे लगा देते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर गाँव वाले क्या करते हैं, वो क्योंकि वो ज़मीन अब सबकी है, सार्वजनिक हो गई, तो वहाँ पर प्लांटेशन कर देते हैं पब्लिक लैंड पर विलेजर्स। उससे भी अच्छी बात है, सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर आता है वो भी। ठीक है, एक नोट लिखा है मैंने, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो देश का क्षेत्रफल है ना, एरिया, वो तो मात्र 2.4 है विश्व के क्षेत्रफल का, क्योंकि हम 7वें नंबर पे आते हैं एरिया में। तो ध्यान रखना, हमारे देश की भूमि का क्षेत्रफल संसार की भूमि से मात्र 2.4% ही है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सुनना, हम है तो 2.5% ही नहीं है पूरे ज़मीन के हिसाब से, लेकिन विश्व की कुल जैव विविधता जो है ना, बायोडाइवर्सिटी, उसमें 8.1% जातियाँ इंडिया के अंदर रहती है। सोचो, बायोडाइवर्सिटी में हम बहुत अच्छे हैं, जातियाँ हमारे देश में पाई जाती है, ये बहुत अच्छी बात होती है। इट इज़ रिमार्केबल दैट द लैंड ऑफ आवर कंट्री हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड कंट्री ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वेयर इज 8.11% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन आवर कंट्री। और वैसे बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर अपने शानदार तरीके से पढ़ रखा है, 19 आई थिंक साइंस का, तो बायोडाइवर्सिटी वाले तो इशू आपके हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके से वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, वैसे भी 3-4 पेज हो गए होंगे आपके, तो इनको साथ में साथ लर्न करना है। देखो ये वीडियो पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, लेकिन बहुत इजी लग रहा होगा बिकॉज इजी लैंग्वेज है, और 1.5 घंटे का टाइम में आपके आई थिंक हो रहे होंगे, क्योंकि 1.5 घंटा लगने भी नहीं चाहिए, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो अच्छी मेहनत करो और उस 1.5 घंटे को वापस रिवाइज करना, टाइम टेबल फॉलो करो, बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, रिविजन के लिए टाइम मिल जाएगा, देखना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है। ओके।